अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्याज के बारे में सब कुछ बता दिया है। इंशाल्लाह अगर उन्हीं मेथड को, उन्हीं टेक्निक्स को आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और इंशाल्लाह आप अपनी फसल से कह लें या आप अपनी जो मेहनत करेंगे उसका अच्छा सिला पाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अब आलू के बारे में बताना है। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है कि दुनिया में कह लें, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान है, दुनिया में ऐसा कोई घर होगा 95 to 96% तो ऐसे घर हैं जिसके अंदर आलू इस्तेमाल होता ही होता है। आलू से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। आलू जो है बहुत ज़्यादा कहने के ग्रोइंग क्रॉप है और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है। आलू के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसको मोस्टली लोग कंज्यूम करना पसंद भी करते हैं, इसका टेस्ट भी होता है। अच्छा, ज़मीनी जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी कह लें ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका फ्रूट ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कह लें या स्टार्च बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको आप कह लें कि खाना बहुत ही इंसान के लिए मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो चलें आलू के बारे में बताता हूँ आपको। आलू जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है और आलू की फसल के बारे में बताता चलूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह मैं जो हूँ आलू की जो फसल है उसके लिए ज़मीन कैसे तैयार करते हैं, कौन सी ज़मीन अच्छी होती है और पीएच कितनी होनी चाहिए और क्या मेथड है, पोटैटो का डिस्टेंस क्या है, पानी कितना देना है। और मोस्टली लोगों को शिकायत ये आती है कि पानी तो सही दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आलू की जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं आ रही। कह लें कि उसका साइज़ सही नहीं आता या कह लें कि वेट सही नहीं आता, या कुछ लोग कहते हैं कि यार आलू का खेत ऊपर से तो पूरा मतलब हरा भरा दिख रहा है लेकिन प्रोडक्शन हमें सही नहीं आती। तो उसका इंशाल्लाह मैं रीज़न बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने वक्त ब वक्त इसको जो है खाद कौन सी देनी है। अगर पोटैटो का सीड लगा रहे हैं तो उसको, अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट किससे करें, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको वीडियो बताई थी कि आजकल की फसलों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान आ रहा है, क्योंकि देखें प्रेडेटर इंसेक्ट के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इंसेक्ट को काफ़ी इंसेक्ट हैं जो खाते हैं, मतलब प्रेडेटर नेचुरल नेमी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फंगस को जो कह लें कॉजल एजेंट्स होते हैं उनको ईट करने के लिए या कह लें कि उनको डिस्कार्ड करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही कह लें कि कम हमारे पास नेचुरल एनिमी है। अब एक ट्राइकोडर्मा है जो फंगस है, बेसिकली ये फंगस को खाता है, या इसका सुनने में आया था कि ये ग्रास हॉपर पे भी थोड़ा इम्पैक्ट करता है, हॉपर्स पे कह लें। तो ये है कुछ मतलब फंगस है हमारे पास कॉजल एजेंट के अगेंस्ट फाइट करने वाले, अदरवाइज हमें उनके लिए पेस्टिसाइड यूज़ करनी पड़ती है। और पेस्टिसाइड की वजह से वक्त के साथ साथ इंसेक्ट अपने अंदर या कह लें कि जो फंगस है या उसके जो कॉजल एजेंट है उसके अपने अंदर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि उसके ऊपर कोई फंजीसाइड असर नहीं कर रही। तो मैंने आपको बताया था कि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं या कह लें कि उसके जो स्कर्मिशिया होती हैं, उसके जो मतलब जो कह लें कि एग कह लें या कह लें कि उनके जो रेजिड्यूज़ हैं ज़मीन के अंदर काफ़ी अरसे तक बगैर किसी होस्ट के वो ज़िंदा रहते हैं। जैसे उनको होस्ट मिलता है, जैसे उनको पानी मिलेगा या कह लें कि मॉइस्चर मिलेगा, उन्हीं के मुताबिक उनको होस्ट मिलता है ना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि आपको कह लें कि समझ नहीं आती कि क्या हुआ है इसको, हमारी क्रॉप को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, हमें मोटिवेट करें, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ। अगर किसी को लग रहा है कि इस वीडियो में हमें ये सजेशन देना चाहिए कि नहीं भाई इस बात पे ज़्यादा फोकस करें, तो इंशाल्लाह हम उस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी चीज़ों को मज़ीद अच्छा करेंगे। तो चलें वक्त को ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आलू की ज़मीन या वैसे भी कोई भी फसल ले रहे हों, उसकी पीएच जो होती है मोस्टली तौर पे 5 to 7 के दरमियान होनी चाहिए, तो क्रॉप आपकी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स क्रॉप है उनके अंदर ये देखेंगे पानी को जज्ब करने की सलाहियत मौजूद हो। पोटैटो का भी सेम ऐसे ही है।
तो पोटैटो की ज़मीन आपने जब तैयार करनी है, उसमें सबसे पहले तो आपने 3 से 4 उसमें टिलेज कर लेने हैं, मतलब हल चला लेना है, जो नॉर्मली वीट के लिए चलाया जाता है, ज़मीन को ऊपर नीचे करने के लिए, या कह लें कि घास वगैरह की ज़मीन को किया जाता है। उसके बाद आपने 2 से 3 दफ़ा उसको करने के बाद, 1 फीट गहरा करने के बाद, 1 से 1.5 फीट वाला आपने उसमें साइज लगाना है। उसको ज़मीन को उलट करने के बाद आपने क्या करना है, फिर उस पर रोटावेटर चलाना है। जितने भी उसमें मोटे मोटे पत्थर हैं, या कह लें कि टीले हैं छोटे मोटे, वो बिल्कुल ज़मीन भुरभुरी हो जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने खिले बनाने हैं, जैसे कॉटन में बनाए जाते हैं। लेकिन कॉटन के जो खिले होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, वो 1.5 से 2 फीट आप ले जाते हैं, या 1.5 फीट ले जाते हैं। वो चौड़े होते हैं क्योंकि जो कॉटन है और आलू में फ़र्क है लगाने में। आपने इसको थोड़ा कम बनाना है, मतलब 8 इंच बना लेना है, 10 इंच का आपने इसको बना लेना है। अच्छा, आपने जो कॉटन का मोस्टली तौर पे होता है, जो रिजेस होता है, मतलब ये रॉ हो गई, रॉ उसके साथ वाला जो रिजेस होता है वो चौड़ा होता है, इस पे लोग चलते हैं ना जैसे। तो आपने इसका जो रिजेस है वो थोड़ा चौड़ा बनाना है और उसी पे फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली हमने क्रॉप उसी पे लगानी है। कॉटन में क्या होता है, साइडों पे लगते हैं सीड, लेकिन इसमें क्या लगता है, जो आपका रॉज है उसके अंदर जस्ट वाटर चलेगा। वाटर आपने देने के बाद, मतलब वाटर चलेगा, उसके ऊपर जो रिजेस होगा उसके ऊपर आपने लकड़ी से, मतलब कह लें फावड़े से, या कोई भी ऐसी चीज से रॉ निकालनी है, छोटी सी बिल्कुल 2.5 इंच की, उसी रिजेस के ऊपर, उसी रिजेस के ऊपर आपने जो है आलू को ग्रो करना है। अच्छा, आलू को ग्रो कैसे करना है, आपने आलू जो है लेने हैं, हर आलू के ऊपर आपने मोस्टली चेक किया होगा, अगर किसी को अंदाज़ा ना हो रहा हो, कोई नया फार्मर हो या किसी को इस बारे में इल्म ना हो, तो आलू ले, उसको प्लेट में रखें, उसमें हल्का सा ऊपर से गीला कपड़ा करें। आजकल तो ठंड है, उसके ऊपर वैसे नॉर्मल गीला कपड़ा करके रखेंगे, 2-4 दिन में उसमें से हल्के हल्के आप लेंगे फूटना शुरू हो जाएगा पोटैटो, तो आपको नज़र आ जाएगा कहाँ कहाँ से फूट रहे। तो उसकी छोटी सी छोटी कह लें कि आई होती हैं, आँखें होती हैं। आलू कैसे होता है, आलू की एक आई होती है। तो आप ये देखें कि इसके अंदर ये आई है, इसके अंदर ये आई है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ये हैं, ये हैं, ये जो है ना, ये यहाँ से आलू के जो है कह लें कि यहाँ से ये सीड निकलने के, पौधा निकलने के चांसेस होते हैं। एक आलू कम से कम आप कह लें कि 5 से 6 पौधे आपको दे सकता है। एक आलू 5 से 6 प्लांट जो हैं ग्रो कर सकता है। तो आपने इसके हिस्से कैसे करने हैं, जब आपने लगाना है तो आपने इसको यहाँ से काटना है, पूरा हिस्सा लेना है। एक बर्ड में, एक हिस्से में, एक पार्ट में आपकी कम से कम जो है 2 आई लाजमी होनी चाहिए। एक अगर आई नहीं हो पाती तो दूसरे से वो कॉम्पल निकल आए, ताकि वो प्लांट ग्रो कर सके। अच्छा, आपने ज़मीन तैयार कर ली। इसकी ज़मीन तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ज़मीन तैयार कर ली, रोज़ बना लिए, उसके ऊपर आपने पोटैटो काट लिया है। पोटैटो काटने के बाद आपने प्लांट को डिस्टेंस रखना है, याद रखिएगा आप, वो जो है आपने तकरीबन रखना है 8 से 9 इंच के दरमियान। अब सवाल आ गया भाई हम इसका क्यों रखें, क्योंकि असल में जब इसका पौधा होता है, इसका पौधा छोटा सा होता है, लेकिन इसका जो पौधा होता है ऊपर जाके ये फैलना थोड़ा सा शुरू हो जाता है। ठीक है, जितनी इसको जगह मिलेगी, पहले मैं आपको बेनिफिट बताऊं, जितनी ये फैलेगा प्लांट, जितनी जगह पे ये फैलेगा और जितना ये ग्रीन होगा, ऊपर से सनलाइट उतनी ही ये ऑब्जर्व करेगा। जितनी ये सनलाइट ऑब्जर्व करेगा उतना ये फूड बनाएगा, फूड जाके ये अपनी रूट्स को देगा, रूट्स के अंदर इसका पोटैटो होगा। पोटैटो को जब फूड, न्यूट्रिशन, स्टार्च, लाइट, एवरीथिंग जब इसको पूरी मिलेगी, तो आपको जो पोटैटो होगा उसका सबसे पहले बात यह कि साइज़ बड़ा होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। उसके अलावा उसका टेस्ट अच्छा होगा। उसके अलावा जो उसका कह लें कि शेप बहुत अच्छी आती है जब इसको सनलाइट और बाकी चीज़ें सही मिलती हैं। अब नॉर्मलिटी इसके अंदर नहीं आती। तो आपने कोशिश करनी है कि 8 से 9 इंच आपने इसको डिस्टेंस रखना है। उसके बाद आपने जब पोटैटो लगाना है, पोटैटो लगा लिया, जब उसको कवर करने की बारी आए मट्टी से, तो आपने कोशिश ये करनी है 2 इंच ऊपर मट्टी देनी है, कम से कम आलू के ऊपर 2 इंच कम से कम आपने ऊपर मट्टी देनी है। उसके बाद जब आप रॉ में पानी, मोस्टली रॉ में पानी रॉ में दिया जाता है, रॉ में पानी देने के बाद आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि पोटैटो के ऊपर जो स्प्रे होती है ना पानी की, हल्की सी आप उसमें स्प्रे कर दें, ऊपर से पानी देते जाएं, ताकि उसके जो ऊपर आपने मट्टी डाली है वो मॉइस्चर हो जाए, नम हो जाए।
जिससे ये होता है कि आपको पोटैटो को कह लें कि जल्दी जर्मिनेशन होने में जर्मिनेशन होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बहुत जल्द ये जर्मिनेशन करता है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी करनी है। अच्छा, उसके बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोफास देते हैं, फास्फोरस देते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है या मैंने सर्च किया है, मोस्टली फार्म्स वाले लोग जैसे आईआर फार्म्स हैं या काफ़ी फार्म वाले हैं, वो क्या करते हैं, पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है, पोल्ट्री फार्म नहीं होते, उनके जो वेस्टेज मुर्गी वगैरह के, मोस्टली तौर पे ये वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खाद से नुकसानात ये होते हैं कि ज़मीन ख़राब हो रही होती है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रही होती है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन ये जो वेस्टेज आप नेचुरल लेते हैं, पहली बात ये कि खुदा की कुदरत है ये कि इसमें जो है जब ये आप ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी क्रॉप न्यूट्रिशन तो ज़्यादा नहीं ले पाती इससे केमिकल से, लेकिन इसके अंदर जो कह लें कि इम्यून सिस्टम इसका जिससे स्ट्रांग होता है क्रॉप का, कह लें कि वो इंसेक्ट के अगेंस्ट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उस पर ज़्यादा डिजीज़ कम आते हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि पोल्ट्री वगैरह इस्तेमाल करें, पोल्ट्री का वेस्टेज, इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर आपने पोल्ट्री फार्म नहीं देनी, आप ठीक क्या कहते हैं कि तो आपने इसमें नाइट्रोफास दे देनी है या अमोनियम सल्फेट भी आप इसको दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है, इसमें लोग कहते हैं कि पोटैश भी देते हैं, तो पोटैश भी आपने बताया नहीं, लेकिन पोटैश आपने देना है, लेकिन तब देना है जब देखें कि आपका आलू माशाल्लाह पक गया है, सही है, अब हार्वेस्ट करने वाले हैं हम इसको, तकरीबन 1-1.5 महीना रह गया। आपने जो इसको पोटैश देना है हार्वेस्टिंग से पहले, हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले आपने फिर इसको पोटैश देना शुरू करना है, ताकि क्योंकि आपने हार्वेस्ट जब करना है, हार्वेस्ट से पहले जब आप इसको 1 महीना पोटैश देंगे ना, उससे भी इसका ये होगा कि आपने जो है इसका साइज़ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उससे शेप अच्छी आना शुरू हो जाएगी, उससे चांसेस ये होते हैं कि उसका पोटैटो का टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा आ जाता है, कलर बहुत अच्छा आता है। सबसे मेन चीज़ इसमें ये है, जब पोटैश आप देते हैं तो आपका जो आलू है वो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, और ऑटोमेटिक सी बात है जब आपके आलू का साइज़ अच्छा होगा प्लस उसका जब कलर अच्छा होगा, कलर और शेप, मोस्टली तौर पे लोग ये देखते हैं कलर और शेप है तो अच्छा है तो चीज़ को ख़रीदते हैं ना, तो जितना कलर उसका अच्छा होगा उतना चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके आलू बहुत अच्छे रेट पे जाएं आगे। तो आपने इसको पोटैश जो है 1 महीना पहले हार्वेस्टिंग से दे देनी है। उसके बाद जो है इसका सीड रेट कितना लगता है, मोस्टली तौर पे जो है इसका सीड रेट तकरीबन 20 बोरी लग जाती हैं 50 kg वाले 1 एकड़ के ऊपर। तो आपने अगर कह लें कि डिस्टेंस आपने कवर रखना है, अगर डिस्टेंस आप ज़्यादा देंगे तो ज़ाहिर है सीड कम लगता है, लेकिन उससे ये है कि ज़ाहिर है फिर आपकी प्रोडक्शन पे भी इम्पेक्ट पड़ता है ना। आप कोशिश ये करें सीड के टाइम पे पैसे ना बचाएं, इंशाल्लाह अगर आप सीड इसको सही लगाएंगे तो आपको प्रॉपरली आपको इंशाल्लाह प्रोडक्शन इससे मिलेगी, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है कि ज़मीन के अंदर अगर इसको सही से प्रॉपरली इसको जर्मिनेशन होने के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ तो ये प्रोडक्शन बहुत अच्छी देता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने ये सारी चीज़ें कर ली, आपके कहने के मुताबिक सब कुछ कर लिया, लेकिन इसका साइज़ नहीं बढ़ रहा हमारा। कुछ लोगों की ये मोस्टली कंप्लेन होती है कि आलू का साइज़ नहीं बढ़ता। भाई आलू का साइज़ इस वजह से नहीं बढ़ता क्योंकि देखें हम कोशिश हमारे जो बुज़ुर्ग कह गए हैं कि जब भी फ्लावरिंग स्टेज हो या जब भी फ्रूट स्टेज हो तो आप फसल को पानी बहुत ज़्यादा दें। ऐसे ही है, नॉर्मली हमने भी यही पढ़ा है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप जितना ज़्यादा इसको पानी देंगे उतना ज़्यादा इसका साइज़ रिड्यूस होता है। पानी आपने इसका जो लेवल है मिड रखना है, जो आपको ये कह लें कि रॉज है उसका जो लेवल है उसके मिड में रखना है। सिर्फ आलू के जो से पौधा जर्मिनेट हो रहा है, जो उसके सीड जो उसको रूट जर्मिनेट, वहाँ तक सिर्फ इसका मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और आपने कोशिश करनी है कि पानी इसको ज़्यादा नहीं देना, जिसकी वजह से आपके आलू का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो आपने पानी इसको कम देना है, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था कि प्याज वाहिद वो मतलब वो क्रॉप है जिसको जितना पानी देंगे उतना उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। सेम इसमें भी यही है कि अगर पानी आप ज़्यादा देंगे तो ये आपकी क्रॉप डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से फंगस आएगा, और दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा कि महीना लग जाएगा, नहीं, दिनों में फंगस ऐसा है, लेड ब्लाइट हो गई, ब्लैक लग हो गई, अर्ली ब्लाइट हो गई। अर्ली ब्लाइट तो खैर नहीं आती क्योंकि पोटैटो आप लगाते हैं ये मोस्टली नॉर्मल टेम्परेचर में आती हैं, तो ये ठंड के दिन चल रहे होते हैं तो अर्ली ब्लाइट तो खैर रिकवर हो जाती है। लेकिन जो लेट ब्लाइट आती है या कह लें कि ब्लैक लेग आती है, ये ऐसे दिनों के अंदर आपकी क्रॉप को डैमेज कर देती है, दिनों के अंदर, महीने भी नहीं लगते। आप लोग सर्च करेंगे या आप लोगों के सामने हुआ भी होगा ऐसा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई पानी बहुत कम देना है।
एवरेज देना है, इंशाल्लाह प्रोडक्शन बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है इसके अंदर, फरवरी के बाद, जैसे अब फरवरी चल रहा है, फरवरी के बाद टेम्परेचर थोड़ा कह लेंगे गर्मी आना शुरू हो जाती है, ठंड खत्म होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, जिसके अंदर इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इंसेक्ट के अगेंस्ट आपने एसिटाप्रेड इस्तेमाल करनी है, क्लोरोफॉस्फेरा इस्तेमाल करनी है, और जो है उसके बाद आपने इमिडाक्लोप्रिड जो है इंसेक्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल करनी है। अगर फंगस आ जाए कोई, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह स्पेसिफिक इसकी डिजीज़ बताऊँगा उसके सिम्टम के साथ। इंशाल्लाह मैं कोशिश ये कर रहा हूँ असल में कि मैं डिजीज़ आपको बताऊँ, उसके साथ आपको सिम्टम बताऊँ, ताकि आप जो है अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ अब ये डिजीज़ है, इसके अगेंस्ट मैं ये स्प्रे करूँ। तो आपने जो है फंगस के अगेंस्ट एंट्राकाल और एमेस्ट्रॉल, उसके अलावा आपने जो इसके अंदर इस्तेमाल करनी है टॉक्सिन एम इस्तेमाल कर सकते हैं फंगस के अगेंस्ट। तो आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अगर कोई फंगस आ जाए, इंसेक्ट आ जाए, तो मैंने आपको इमिडाक्लोप्रिड बता दिया, क्लोरोफॉस्फेरा बता दिया आपको। तो आपने ये इंसेक्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने पानी इसका सीड अच्छा लगाया, आपने इसको पानी सही से दिया, प्लस आपकी ज़मीन सही से तैयार की। अच्छा, कोशिश ये करें अगर आपके पास टाइम हो ना, तो ज़मीन को जब टिलेज करें तो उसको 2 से 4 दिन के लिए सख्त धूप हो, जैसे सनलाइट पड़ रही हो, आप उसमें छोड़ दें, ताकि उसके अंदर जो वॉर्म्स हों या दूसरे कोई भी एग हों वो डैमेज हो जाएँ। उसके अलावा मैं आपको जो कल्चरल कंट्रोल बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसके अंदर कोई प्लांट की डिब्रीज पड़ी हों, जैसे आलू की कोई डिजीज़ और दूसरी क्रॉप की डिजीज़ तकरीबन सेम होती हैं, जो इसी की फैमिली की हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको सफाई कर दें सही से ज़मीन को, प्लस आपने क्या करनी है कि उसी फैमिली की अगर आसपास कोई क्रॉप लगी हुई है तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें या उसको साफ़ वगैरह करवा दें, उसके आसपास ना हो, क्योंकि उसका इंसेक्ट इस पे आ सकता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसकी डिजीज़ प्रॉपरली इनके नाम बताऊंगा, प्लस इंशाल्लाह मैं उनके सिम्टम बता के उसी के साथ इंशाल्लाह मैं जो हूँ आपको उनकी पेस्टिसाइड का नाम भी बताऊंगा, और इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट मैं आपको कल्चरल कंट्रोल भी बताऊंगा। काफ़ी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो नॉर्मली आप अगर कल्चरल कंट्रोल भी उस पर करें तो इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाती हैं। तो चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।